Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the last topic of acid base titration. एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में हम अप्रोक्सीमेटली सभी बातें कर चुके हैं. इसका सेकंड पार्ट आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, उसको हम इस वीडियो के बाद कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो आपके कुछ टर्म रह जाते हैं. बेसिकली आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ टर्म आपके रह जाते हैं. कभी कभी एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इन सभी टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहला आपका है न्यूट्रलाइजेशन कर्व, फिर आपका है मिक्स्ड इंडिकेटर और आपका है यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है आप इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि अभी तक आपने लगभग 4 टाइप्स पढ़े हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के, जहां पर आपने इस कर्व को बनाया भी है. ठीक है, आपने देखा है वहां पर कि एक कर्व होता है जो कि प्लॉट होता है पीएच और वॉल्यूम के बीच में, जहां पर आपकी एक इन्फ्लेक्शन रेंज आती है और उसी का मिड पॉइंट आपका एंड पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं. तो इसको हम शॉर्ट नोट्स में फिर देख लेते हैं. बेसिकली यहां पर लिखा है कि जो आपका न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है वो आपका एक ग्राफ होता है या आपका एक प्लॉट होता है जो कि प्लॉटेड होता है आपके पीएच अगेंस्ट वॉल्यूम के बीच में. यानी कि इसमें क्या होता है, आपका एक एक्सिस पर आपकी पीएच रखी जाएगी और दूसरी एक्सिस पर आपकी वॉल्यूम रखी जाएगी. इन दोनों के बीच में आपका ग्राफ ही प्लॉट होगा. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, जैसे आप टाइट्रेशन करते हो, मान लेते हैं नीचे आपका एसिड है और ब्यूरेट में आपका बेस है. ठीक है, तो नीचे की अभी पीएच क्या है, टाइट्रेशन शुरू होने से पहले एसिडिक है ना. जब ब्यूरेट से आप क्या करोगे, बेस को डालोगे, तो धीरे धीरे पीएच क्या होगी, बढ़ेगी. अब ये क्या बढ़ रही है, ये बढ़ रही है वॉल्यूम की वजह से. जो वॉल्यूम आपकी बेस की आ रही है उससे क्या हो रहा है, पीएच पर फर्क पड़ रहा है. तो इस पीएच को और उस वॉल्यूम को, जो ब्यूरेट की वॉल्यूम है और जो आपके कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए सॉल्वेंट के पीएच है, इन दोनों के बीच में क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि वॉल्यूम के बढ़ने पर पीएच पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं. ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं. न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज ए ग्राफ वेयर पीएच इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट. ठीक है, टाइट्रेंट की वॉल्यूम और पीएच आपके टाइट्रेंट की, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये प्लॉट होता है. ड्यूरिंग टाइट्रेशन के दौरान पीएच चेंजेस एट डिफरेंट लेवल, पीएच आपकी चेंज होती रहती है ना, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग स्टेजेस पर, व्हिच कैन बी डिटेक्ट एक्सपेरिमेंटली बाय पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसको आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा. ठीक है, यानी कि आप पीएच मीटर लगाकर पता कर सकते हो कि 1 ml डालने पर कितनी पीएच चेंज हो गई, 2 ml डालने पर कितनी पीएच में अंतर आ गया. ठीक है, तो आप पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के द्वारा, यानी कि कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमीटर या पीएच मीटर, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो. इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन कर्व डिफर्स इन शेप एंड साइज ऑन द बेसिस ऑफ. अब आपने 4 तरह के टाइट्रेशन पढ़े हैं, चारों का ग्राफ क्या था, अलग था, चारों का कर्व अलग था. अब ये अलग अलग किस पर होता है, यानी कि ये वेरी किस बिहाफ पर करता है, तो ये होता है आपका स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस. आपका जो एसिड है और बेस है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. वो आपका 1 नॉर्मल का है, 0.1 नॉर्मल का है, या कितना है, सॉरी, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपका वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस पर डिपेंड करेगा. इसके अलावा कंसंट्रेशन आपका वो 1 नॉर्मल है, 0.1 नॉर्मल है, या कितने नॉर्मल है, इस पर भी आपका ये डिपेंड करता है. इसके बाद बफर कंडीशन, दैट मीन कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, आपकी जो इन्फ्लेक्शन रेंज होती है वो डिपेंड करती है कॉमन आयन इफेक्ट पर. अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है तो आपका 7 पर एंड पॉइंट आता है, आपको पता है, आपने देखा है. तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट होगा, इससे भी क्या होता है, आपके न्यूट्रलाइजेशन कर्व पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है और वो आपका साइज एंड शेप में चेंज होता है. इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपका है साल्ट हाइड्रोलिसिस. आपको जो साल्ट बन रहा है, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है आगे चल के, तो क्या होगा, आपके H+ एक्स्ट्रा बनेंगे या OH- एक्स्ट्रा बनेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रलाइजेशन कर्व पर इंपैक्ट पड़ता है. तो इसकी वजह से भी क्या होता है, साइज एंड शेप डिफर करते हैं. इसके बाद बात कर लेते हैं यूजेस एंड इंपोर्टेंस की, है ना. आपने ग्राफ देख लिया, ग्राफ में क्या देखा आपने कि पीएच और वॉल्यूम के बीच में क्या होता है, ग्राफ बनता है. अगर आपका नीचे एसिड है तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आपकी पीएच भी क्या होती है, बढ़ती है. अगर नीचे आपका बेस है तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आपकी पीएच क्या होती है, घटती है. तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपने अभी तक जाना. इसके बाद इसके कुछ यूज होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर. आप कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे ये डिपेंड करता है आपके न्यूट्रलाइजेशन कर्व पर, क्योंकि इंडिकेटर आपको वही यूज करना है जिसकी पीएच रेंज आपकी इन्फ्लेक्शन रेंज के बीच में लाई करती हो, है ना. मान लेते हैं आपकी रेंज क्या है, आपकी पीएच रेंज है आपकी 6 से लेकर 10 तक आपकी रेंज आ गई. ठीक है,
तो आपका इंडिकेटर फिनोप्थलीन यूज होगा क्योंकि इसकी रेंज वहां पर आती है ना। या आपकी पीएच रेंज क्या है, मान लेते हैं 2 से लेकर आपकी 8 के बीच में आ गई, तो आपका इंडिकेटर मिथाइल रेंज यूज हो जाएगा। तो दैट मीन आपको ऐसा इंडिकेटर यूज करना है जो इस इन्फ्लेक्शन रेंज के बीच में आता हो, ठीक है। अब ये इन्फ्लेक्शन रेंज कहां से पता लगेगी, न्यूट्रलाइजेशन कर्व से। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर में इसको यूज किया जाता है, या इसका यूज है। इसके बाद टू फाइंड आउट द एंड पॉइंट, अगर आपको किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता करना है तब भी आपका ये यूज होता है। इसके बाद टू सेलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सैंपल, आपके सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके टाइट्रेंट की कितनी वॉल्यूम की जरूरत है, ये आपको किससे पता लगेगा, ये भी आपको न्यूट्रलाइजेशन कर्व से पता लग जाएगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इसमें आप लोग कोई भी एक कर्व बनाकर दिखा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का दिखा दीजिए या वीक स्ट्रॉन्ग का दिखा दीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड इंडिकेटर की। बेसिकली होता क्या है, आपके कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कि हमने देखा था वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन में, वहां पे क्या होता है, आपकी जो इन्फ्लेक्शन रेंज होती है वो बहुत नैरो होती है, 6 से 8 के बीच में आपकी इन्फ्लेक्शन रेंज आ जाती है, एंड पॉइंट आपका 7 पर होता है। तो बहुत कम इंडिकेटर है, या मान लीजिए कि आपके इंडिकेटर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस रेंज के बीच में अपना कलर चेंज करते, क्योंकि इंडिकेटर या तो आपके एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे, और ये रेंज आपकी कहां पर है, न्यूट्रल रेंज है, 6 से 8 के बीच में 7 पड़ता है, तो न्यूट्रल रेंज है। यहाँ पर इंडिकेटर को कलर चेंज करने में दिक्कत आती है, कलर चेंज नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, हम कई इंडिकेटर को, 2 इंडिकेटर को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक आपका इंडिकेटर है ए जिसकी पीएच रेंज है 3 से 6, और एक इंडिकेटर आपका है बी जिसकी पीएच रेंज है 8 से 10। अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो पीएच रेंज आपकी 3 से 10 हो जाएगी, यानी कि रेंज बढ़ जाएगी उसकी। तो दैट मीन 3 से 10 के बीच में जो भी आपका आएगा वहां पर ये कलर चेंज कर देगा, इवन न्यूट्रल मीडिया पर भी, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड इंडिकेटर होता है जहां पर हम 2 इंडिकेटर को, एक से ज्यादा इंडिकेटर को मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके बाद यूज्ड व्हेन, इसको यूज कब किया जाता है, जब आपका एंड पॉइंट शार्प हो, ठीक है। आपका जो कलर, आपका जो इन्फ्लेक्शन रेंज है वो बहुत छोटी हो, वहां पर इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको शार्प कलर चेंज की आवश्यकता पड़ेगी, तुरंत कलर चेंज होना चाहिए, तभी आपको पता लग पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है यूज्ड व्हेन ए स्टेन, यूज्ड व्हेन ए शार्प कलर चेंज इज रिक्वायर्ड, है ना, शार्प कलर चेंज की जब जरूरत पड़ती है ओवर ए सिलेक्टेड एंड नैरो पीएच रेंज, नैरो पीएच रेंज में, बिकॉज ऑर्डिनरी इंडिकेटर फेल्स ड्यूरिंग दिस केस। इस केस में क्या होता है, आपके जो ऑर्डिनरी इंडिकेटर है, ठीक है, जिसको आप पहले से यूज करते आ रहे हो, वो फेल हो जाते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद व्हाइल प्रिपेयरिंग मिक्स्ड इंडिकेटर, जब आप किन्हीं 2 इंडिकेटर का सिलेक्शन कर रहे हो, आप क्या करोगे, 2 इंडिकेटर को मिक्स करोगे, है ना। तो ये 2 इंडिकेटर आपके ऐसे होने चाहिए जिनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या जिनकी जो डिसोसिएशन है वो आपके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ओस्टरवाल थ्योरी क्या कहती है कि जब आपका इंडिकेटर आयोनाइज होगा, यानी कि डिसोसिएट होगा, तब वो कलर चेंज करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडिकेटर आपका बहुत जल्दी कलर डिसोसिएट हो जाए, है ना। डिसोसिएट होगा तो बहुत जल्दी कलर चेंज कर देगा, जबकि आपको कलर चेंज ऊपर करवाना था, है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बाद में करें। तो इंडिकेटर क्या होने चाहिए आपके, एक साथ क्या करें, अपने आप को डिसोसिएट करें, ठीक है। उनका पीके डब्ल्यू वैल्यू, सॉरी, आपकी पीके वैल्यू क्या होनी चाहिए, उनकी लगभग क्लोज टुगेदर होनी चाहिए, दोनों की एक लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप मिक्स करो तो इस बात का ध्यान रखो कि दोनों का डिसोसिएशन आपका इक्वल हो, ठीक है। एंड ओवरलैपिंग कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एट एन इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि जो दोनों का कलर होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आपका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का कलर बहुत लाइट है और एक का कलर बहुत डार्क है, तो क्या होगा, आपको सही से रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो कलर भी कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग फिनोप्थलीन और 1-नेफ्थोफ्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन एंड 1-नेफ्थोफ्थलीन, इन दोनों को मिक्स करते हो तो ये क्या करते हैं, पीएच 8.9 पर, 8.9 पर क्या करते हैं, अपना एंड पॉइंट शो करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। और कलर चेंज कैसे होता है, पेल रोज से वायलेट कलर में कन्वर्ट होता है, पेल रोज से वायलेट कलर में कन्वर्ट होता है। लाइट पिंक मान लीजिए, लाइट पिंक से आपका वायलेट कलर में कन्वर्ट होगा। दूसरा एग्जांपल आपका है न्यूट्रल रेड एंड मिथाइलिन ब्लू। इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो ये पीएच 7 पर, ठीक है, न्यूट्रल पीएच पर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है और क्या होता है, वायलेट ब्लू से
ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल आपका है थाइमोल ब्लू एंड क्रिसोल रेड। ये क्या करता है, pH 8.3 पर, जो कि आपका पहले वाला था, उसी pH पर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है और इसका कलर चेंज होता है येलो टू वायलेट कलर, येलो से वायलेट कलर में चेंज होगा। एंड लास्ट वन, आखिरी में आपका एग्जांपल है मिथाइल ग्रीन एंड फिनोप्थलीन। ये आपका 8.4 टू 8.8 इस रेंज में अपना कलर चेंज करता है और इसका कलर क्या होता है, ग्रे से पेल ब्लू कलर में, ग्रे कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्स्ड इंडिकेटर। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है आपका, ये आपका ऐसा इंडिकेटर होता है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी रेंज पर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम दो से ज्यादा इंडिकेटर को मिक्स करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड आपका फिनोप्थलीन। इन चारों को हम मिक्स करते हैं एक स्पेसिफिक रेशियो में। ठीक है, रेशियो क्या है आप लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इतना रिक्वायर नहीं है तो मैंने आपको नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं, इन चारों इंडिकेटर को मिक्स करते हैं। अब इसकी रेंज क्या हो जाती है, 3 से लेकर 11 तक, 3 to 11। और कोई भी आप टाइट्रेशन करिए, उसकी रेंज, उसका एंड पॉइंट आपका 3 से 11 के बीच में आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 2 पर आ गया या 11 से बाहर आ गया, इसी रेंज में आपका एंड पॉइंट आ जाता है। तो ये क्या करता है, कहीं पर भी यूज कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग में, वीक में या वीक स्ट्रॉन्ग में, किसी भी टाइट्रेशन में यूज कर लीजिए, ये अपना एंड पॉइंट शो करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं मतलब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये अलग अलग pH पर अलग अलग कलर देता है। ठीक है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फिनोप्थलीन फॉर्म्स ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का फॉर्मेशन करते हैं चारों के चारों इंडिकेटर। दे कवर ए pH रेंज फ्रॉम 3 to 11 एंड गिव कलर चेंज एट डिफरेंट pH एज फॉलोज। है ना, ये क्या करते हैं, 3 से 11 के बीच में अपना कलर चेंज करते हैं और अलग अलग pH पर अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे कि अगर pH 3 पर आपका एंड पॉइंट आ रहा है तो ये रेड कलर देगा, अगर pH 4 से 5 के बीच में आ रहा है तो ऑरेंज कलर देगा, pH 6 पर आ रहा है तो येलो कलर देगा, pH 7 पर एंड पॉइंट आ रहा है न्यूट्रल मीडियम में तो आपका येलो इज ग्रीन कलर देगा, अगर आपका pH 9 पर आ रहा है तो ब्लू कलर देगा और pH 10 पर आ रहा है तो वायलेट कलर देगा। ठीक है, तो अलग अलग pH पर ये अलग अलग अपना कलर शो करते हैं, जिससे आपको एंड पॉइंट पता लग जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि सब जगह यूज किया जा सकता है। तो शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कर्व, जो कि आपका pH और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट होता है। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे pH आपकी घटेगी या बढ़ेगी, जिसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका बेसिकली इसका साइज एंड शेप डिपेंड करता है स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, बफर कंडीशन, कॉमन आयन इफेक्ट एंड साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसके यूज की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर में यूज किया जाता है एंड पॉइंट को पता करने में, साथ ही साथ आपका कितनी वॉल्यूम यूज करनी है आपको टाइट्रेंट की, ताकि आपका सैंपल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, उस वॉल्यूम को पता करने में भी यूज किया जाता है, वॉल्यूम या अमाउंट। ठीक है, मिक्स्ड इंडिकेटर क्या होता है, हम 2 इंडिकेटर को मिक्स कर लेते हैं, जो कि आपका क्या करता है, वीक एसिड वीक बेस वाले टाइट्रेशन में अप्लाई किया जा सकता है। ये क्या करता है, इसकी रेंज बढ़ जाती है तो ये कवर कर लेता है आपका। इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है कि आपका डिसोसिएशन दोनों के दोनों इंडिकेटर का समान हो, तभी आप उनको मिक्स करें। इसके एग्जांपल की हमने बात की, फिनोप्थलीन, 1-नेफ्थोफ्थलीन, न्यूट्रल रेड एंड आपका मिथाइलिन ब्लू, थाइमोल ब्लू एंड क्रिसोल रेड, मिथाइल ग्रीन एंड फिनोप्थलीन। एंड फाइनली हमने बात की यूनिवर्सल इंडिकेटर की, जो कि आपका हर जगह यूज होता है, जिसमें हम लोग 4 इंडिकेटर को बेसिकली अप्लाई करते हैं, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फिनोप्थलीन। चारों को यूज करते हैं, जिसकी pH रेंज आपके 3 से 11 के बीच में आ जाती है और अलग अलग pH पर ये अलग अलग कलर देता है। जैसे कि pH 3 पर रेड कलर देगा, 4 to 5 के बीच में ऑरेंज कलर देगा, 6 pH पर आपका येलो कलर देगा, न्यूट्रल pH पर आपका ये येलो इज ग्रीन कलर देगा, यानी कि pH 7 पर, pH 9 पर ब्लू कलर देगा और pH 10 पर वायलेट कलर देगा। सो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसके नोट्स आपके ग्रुप में डाल ही दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। And if you feel any problem in this topic, please mention in the comment box। और इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको लिख पाओ। ठीक है,
अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट कंप्लीटली पढ़ ही रखे हैं, तो वहाँ से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट आउट करके लिख सकते हो। बट आपके लिए कंटेंट है, तो रीड केयरफुली एंड स्टडी केयरफुली एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच।